नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लाए हैं खास आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक हिंदी कहानी। इस कहानी में लेखक का सामना कुएं में गिरे एक सांप से होता है। तो इस मज़ेदार कहानी का नाम है स्मृति, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी संचयन भाग 1 के पाठ 2 से ली गई है, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। आइए अब जानते हैं लेखक के विषय में। लेखक श्री राम शर्मा जी, जिनका जन्म 1896 को हुआ और इन्होंने प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। श्री राम शर्मा जी हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, ये शिकार संबंधी पुस्तकें हैं, एवं सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि इनकी और भी पुस्तकें हैं। साथ ही साथ 71 साल की उम्र में सन 1967 को इनका निधन हो गया। तो आइए अब जान लेते हैं कहानी के विषय में। इस कहानी में लेखक श्री राम शर्मा ने अपनी बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतना रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता को और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को शुरू से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि बचपन में लेखक की कुछ चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती है और कुएं में एक भयंकर सांप रहता है और किस प्रकार से वो उस सांप का सामना करके उन चिट्ठियों को वापस निकाल कर ले आते हैं, इसका ही एक रोमांचकारी वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाठ। स्मृति, लेखक श्री राम शर्मा। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चीला जाड़ा पड़ रहा था। चीला मतलब होता है कड़ी सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी की बेर तोड़कर खा रहा था। झरबेरी की बेर यानी छोटी, जो बेर की छोटी झाड़ियाँ होती है उनके बेर। कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चल रहा था, यानी डरा हुआ चल रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, तो बेर खाने के अपराध में ही तो कहीं मुझे मार ना मिले, ऐसा जान पड़ता है। सहमा हुआ यानी डरा हुआ चल रहा था। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकघर में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे ही, तो इस पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। यानी जब शरीर में कंपकपी लगती है तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं कंपकपी, ठंड की वजह से। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा यानी होती है हड्डी के भीतर का जो मुलायम भरा पदार्थ होता है, हड्डी के अंदर भरा हुआ मुलायम पदार्थ। इसलिए हमें कानों को धोती से बांधा। हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भूंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबुल के डंडे को जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं होगा। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन यानी कि वो कई सांपों को मार चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जूड़े जाते थे। जूरे मतलब जूड़ना या उनसे आम गिराना। इस कारण वह मूक डंडा, मूक यानी होता है बिना बोलने वाला, सजीव सा प्रतीत होता था, यानी उसमें जान हो ऐसा प्रतीत होता था। प्रसन्न वंदन, हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वंदन यानी प्रसन्न चेहरे के साथ में। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में भी जेबें न थी।
हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। इसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजगने की सूझी। उजगने की मतलब कुएं में झांकने की। सबसे पहले उजगने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ठेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद पहली बोली कि प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। उसके सुनने के बाद अब अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी लेखक की। प्रतिध्वनि यानी जो कि हमारी आवाज़ की दोबारा जो से वापस आवाज़ आती है, यानी किसी शब्द के उपरांत सुनाई देने वाली एक दूसरी आवाज़ जो वापस से हमारी आवाज़ रिपीट होकर आती है, उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। पर कुएं में जो ही ठेला गिरा त्यों ही एक फुफकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुफकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भूख से चकित हो जाता है। किलोले करने का मतलब होता है क्रीड़ा करना, यानी खेलते हुए। खेलता हुआ मृग समूह यानी हिरणों का समूह अति समीप यानी बहुत पास से, जिसके पास से कुत्ते की भौंक से वो चकित हो जाता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से चकित होकर के भाग जाता है इधर उधर। उसी प्रकार हम भी चकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ठेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुफकार पर कहे लगाए। यानी उसके बाद में सभी ने एक एक पत्थर फेंका उसमें, और उससे जो अंदर से आने वाली सांप की क्रोधपूर्ण आवाज़ को उन्होंने दोबारा सुनना चाहा। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ठेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ठेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना तो मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ठेला फेंककर फुफकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति मतलब होता है मन को किसी भी विषय की ओर झुकाव होना, यानी किसी भी विषय की ओर में झुकाव होना उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ठेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ठेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं, इस बात का अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर जा रही थी। ये लेखक की इस प्रकार से चिट्ठियाँ कुएं में गिरी जा रही, जैसे उन्होंने टोपी निकाली और उनकी चिट्ठियाँ जो है कुएं में इस प्रकार से घूमती घूमती हुई चक्कर काटती हुई कुएं के अंदर जा गिरी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ कोई क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। मेरी तो उन टोपियों को गिरते हुए देख करके मेरी जान निकल गई और उनको पकड़ने के लिए लेखक ने एक झपटा मारा, जैसे कि एक घायल शेर जो है शिकारी को पकड़ने के लिए झपटा मारता है, उसी प्रकार उन्होंने झपटा मारा। पर वे तो पहुँच से दूर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। डांडे मारकर का मतलब होता है जोर जोर से रोना, और वो लेखक जो आंखें डबडबाकर रो रहे थे। पतीली में उफान आने पर ढकना ऊपर उड़ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जब हम पानी गर्म करते हैं तपेली में तो उसमें उफान आता है, कोई किसी भी चीज़ को उबालते हैं तो उफान आने के कारण ढकना ऊपर जिस प्रकार से उड़ जाता है और पानी टपकने लगता है, उसी प्रकार उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। उद्वेग मतलब होता है बेचैनी। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक जाते थे
उनकी आंखों की जो पलक है वो उन्हें आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके किसी भी हालत में उनके जो आंसू है रुक नहीं पा रहे थे और वो कपोलों यानी गालों पर लुढ़क जाते थे। मतलब उसके ऊपर आंखों के आंसू जो गाल पर बहने लगते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख दी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कहा जाए कि चिट्ठी डालाए है। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भाई और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और इधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने की को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मतलब हो जिन्हें दोनों तरफ से धार हो, दोनों तरफ से धार वाली जो है वो दुधारी तलवार बोलते हैं जिसको। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती है। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है लेखक ने यहाँ कि दृढ़ संकल्प, अगर हमारा संकल्प दृढ़ है, निश्चय है, अटल है, तो हम किसी भी प्रकार की दुविधा है, असुविधा है तो वो खत्म हो जाती है, उसकी बेड़ियाँ कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था मेरा, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल उसे फल की क्या चिंता है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। मतलब फल को देने वाला तो ईश्वर है, उसकी चिंता क्यों करें। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर मतलब होता है सांप। विषधर यानी होता है विष को धारण करने वाला। विष यानी जहर को धारण करने वाला अर्थात सांप। तो उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, या तो मौत से मेरी मुलाकात होती या फिर सांप से बचकर के मेरा दूसरा जन्म होता, इसकी कोई चिंता ना थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग मतलब होता है वह लकड़ी जिस पर चरस पूर टिकता है। चरस मतलब जो पानी सींचने के लिए, सिंचाई करने के लिए चरस बांधते थे पहले लोग, पहले ज़माने में, उसी प्रकार की चरस। तो उसको जो बांधने के लिए उस पर, जिस पे वो लकड़ी पे टिकती थी, उसी पे उन्होंने बांधा उसको। दूसरे सिरे को जो उन्होंने उस पर बांध दिया कि चारों ओर एक चक्कर देकर वह एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। उनके चारों ओर एक चक्कर लगा करके उसमें, और उसमें गांठ लगा करके छोटे भाई के हाथ में पकड़ दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि उससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। उसे आश्वासन का मतलब होता है भरोसा या दिलासा दिलाना। इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, यानी कुएं के जो पेंदा है, धरातल यानी कुएं का जो आखिरी तल है, उससे मैं 4-5 गज ऊपर रहा होऊंगा, पर ध्यान से नीचे देखा कि अकल चकरा गई।
सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरी उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। इसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक यानी जो नुकसान पहुंचाए, घात करने वाला। तो ऐसी स्थिति में वो बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, प्रतिद्वंदी यानी कि विपक्षी, शत्रु। उसके कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना था और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक नहीं होता है। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। यानी मेरा जो डंडा है वो बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय मैंने नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच जो मैं नीचे उतरता था त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। यानी स्थिर चित्त या ध्यान जो है उनका, एकाग्रचित्ता यानी ध्यान, वो उनका बढ़ता जाता था। मुझे एक सूझी, मतलब एक तरीका सूझा, एक तरकीब सूझी या एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुषवा कहते हैं। सांप को चक्षुषवा कहते हैं, यानी आंखों से सुनने वाला। चक्षु यानी होती है आंखें और श्रवा मतलब सुनने वाला। मतलब मैं स्वयं भी चक्षुषवा था, नहीं आंखों से सुनने वाला हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर से आक्रमण करता सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मनुष्य का जो अनुमान है और भावी जो योजनाएं बनाता है व्यक्ति, वो कभी कभी कितनी गलत हो जाती है, कितनी झूठी निकल जाती है, इसका अनुमान नहीं लगा सकते हम। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की संभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह पर खड़ा होना था। तोप के मुंह पर खड़ा होना यानी कि अपनी मौत को दावत देना, अपनी मौत को न्योता देना। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के बाद दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। अपने पैंतरे मतलब अपनी मुद्रा स्थिति में खड़े थे सभी दोनों। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता।
पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। अचूक का मतलब होता है जिसका वार खाली नहीं जाता है, यानी निश्चित। तो वो तो मेरे शरीर में विष यानी कि जहर पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था। इससे सांप के मुंह की ओर करके उसे उसके फन को पकड़ लूँ, मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी उसको मारना तो मेरी शक्ति के बाहर हो चुका था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी दूसरे मार्ग का सहारा मुझे लेना पड़ा। अवलंबन यानी सहारा लेना। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ में काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर यानी डर कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थान पर पीव सा कुछ लगा हुआ था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया था। पर मैं तो अपनी योग्यता को पहले से ही कायल नहीं मानने वाला था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपवास कर रहा था, यानी उसका मजाक उड़ा रहा था। उपवास करना नहीं, मजाक उड़ाना। उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने से और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके से टूट गया। बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और वीरा के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी, मतलब बेवजह न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल मारता हुआ सांप को पिछला भाग मेरे हाथ से छू गया। यानी वो गुत्थी के साथ में उलझ गया उसमें डंडे से, और सांप का जो पिछला भाग है मेरे हाथ से छू गया। वो कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल ही आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींचे आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के एक छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस समय धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, यानी प्रहार करता। उस पर वार करना यानी प्रहार करना, चोट करना। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर से उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी।
धोखनी चल रही थी। धोखनी मतलब सांस चल रही थी तेज तेज, पर एक एक इंच सरक सरक कर मेरी अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना, मतलब मेरे देह को यानी शरीर को झाड़ झूड़ कर यानी झटकार करके उसने धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को उसने ऊपर करने की चेष्टा को देखा था। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना से किसी से कहे ना, हम लोग आगे बढ़े। ताकीद मतलब होता है बार बार चेताने की क्रिया, यानी उसको बार बार समझा दिया गया था कि ये घटना वो किसी को नहीं बताए, किसी व्यक्ति को भी नहीं बताए। फिर सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चों के डेने के नीचे छुपा लेती है, यानी अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोमांचक और भयानक न था। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।